तो क्या एक बार फिर से हालात बिगड़ने वाले हैं? हॉर्मुज में जिस तरह से फिर एक बार हमला हुआ है, आईआरजीसी ने पहले ही चेतावनी दी थी, तो क्या ये आईआरजीसी का ये हमला है? आईआरजीसी ने साफ कर दिया था कि बिना ईरान की इजाजत के कोई भी शिप नहीं यहां से गुजर सकते। तो हॉर्मुज में एक कार्गो शिप पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ओमान के पास एक प्रोजेक्टाइल से यह हमला किया गया। ब्रिटिश सेना की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने हमले की जानकारी देते हुए बताया है कि अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि जहाजों पर हमले के खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएमओ ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का काम रोक दिया है। इससे पहले हॉर्मुज से बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को ईरान की आईआरजीसी ने चेतावनी दी थी। आईआरजीसी ने कहा कि जो जहाज तय नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए प्रस्तावित नए समुद्री मार्ग पर भी आपत्ति जताई है। खबर यह भी है कि जहाजों से फीस वसूलने के प्लान को लागू करने के लिए ओमान और दूसरे पड़ोसी देशों से ईरान बातचीत कर रहा है। हॉर्मुज में शिप पर हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि खाड़ी देशों की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भरोसा दिया है कि अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचे। बहरीन में उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं कि हम ऐसा कोई फैसला या वादा नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे जिससे हमारे खाड़ी देशों के सहयोगियों की समृद्धि, स्थिरता या सुरक्षा पर किसी भी तरह से कोई भी आंच आए। हॉर्मुज में आवाजाही के अलावा ईरान के फ्रीज फंड से खाद्यान्न की खरीदारी को लेकर भी अमेरिका और ईरान में टकराव सामने आया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के फ्रीज किए गए 12 अरब डॉलर का इस्तेमाल अमेरिकी किसानों से गेहूं और दूसरी कृषि उपज खरीदने में हो, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि पैसे खर्च करने का फैसला वही करेगा। दरअसल पिछले हफ्ते दोनों देशों में समझौते पर सहमति के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान को प्रतिबंधों में मिलने वाली राहत और जारी की जाने वाली राशि अमेरिका के नियंत्रण वाले खाते में रहेगी और उसका इस्तेमाल सिर्फ खाद्य सामग्री और दवाइयों की खरीदारी में किया जाएगा। लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा है कि रकम जारी होने के बाद उस पर सिर्फ ईरान का ही अधिकार होगा। फैसला ईरान का होगा कि वो उस पैसे का क्या करे। हालात एक बार फिर तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए तेहरान में अब भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं और भारतीयों से गैर जरूरी ईरान दौरा टालने की सलाह दी है। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब ईरान, देखिए यहां पर प्रेरणा किस तरीके से साफ साफ पता चल रहा है कि डील के टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप भले दुनिया भर में अपने बयान देते हो और दे रहे हो कि हमने ये बनवा लिया, हमने वो बनवा लिया, लेकिन डील के टेबल पर भी ईरान अपनी एक एक बात मनवाने पर आमादा है और हॉर्मुज को अपने कंट्रोल से बाहर करने के लिए कतई राजी नहीं है। और साथ ही पैसे उसको जो वापस मिलेंगे, फ्रोजन एसेट या पैसे, उसका क्या वो करे ये तय अमेरिका नहीं ईरान करेगा। तो क्या ये बता रहा है? रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक साहब डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर अजिताब साहब हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्योंकि एक बार फिर से जनरल साहब, आप तीनों का बहुत स्वागत करते हुए मैं शुरू करता हूं आपसे एक बार फिर से, क्योंकि ये आर्मी एक्शन, आईआरजीसी का एक्शन हॉर्मुज में हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल से हमला सीधे सीधे कर दिया गया है शिप के ऊपर में। अब देखिए, इसका मतलब तो हम समझेंगे आप लोगों से, लेकिन पहले तो ये बताइए कि लग रहा है कि ईरान तैयार खड़ा है ट्रिगर पर हाथ रखे हुए कि डील के टेबल पे एक बात भी इधर से उधर हुई और यहां पर लो ठोको। ये कौन सा तेवर है? जय हिंद अजय। देखिए, जो ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और एक बार फिर उसी से शुरुआत करूंगा कि ईरान के पास एक ये बहुत बेहतर मौका है अपनी अर्थव्यवस्था जो कि जर्जर हो चुकी है उसको वो संभाल सके। इस समय उन्होंने अगर इस प्रकार की हाई हेडेडनेस दिखाई और किसी भी, आप मुझे एक बात बताएं अजय, अमेरिका कोई भी हो महाशक्ति है, आपने उसको पूरी तरह से झुका लिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल लेट जाए और वो कह दे कि भाई मैं तो आपका गुलाम हूं। अगर इस प्रकार से वो जो कोर इश्यूज के ऊपर ईरान इसी तरह से अपना अड़ियल रवैया बनाए रखा तो कोई मुश्किल नहीं है
कि यहां पर दोबारा अमेरिका के हमले आपको देखने को मिले अजय। ये कोई बात नहीं है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि आप वहां से कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते। जहां से मैं कहूंगा वहां से आप जाएंगे, हॉर्मुज मेरा है, और यहां से सारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं चाहे जो भी होती रहे, और मैं इसके ऊपर कब्जा करूंगा। ये मेरे को इस बात का आश्चर्य है कि बाकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्र जो हैं वो क्यों नहीं इसके खिलाफ उठ करके बाहर आ रहे हैं। कोई भी देश, कुछ भी आपके साथ हो, कोई भी देश, किसी भी देश को हक नहीं होना चाहिए कि जो बनी बनाई व्यवस्थाएं हैं, जो बने बनाए तरीके हैं, उनको इस प्रकार से वो खराब करें, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप पैरेलल में डाल दिया आपने। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। और ये आईआरजीसी का जो, क्योंकि मैं आपको कल एक बात बता रहा था कि ये जो समझौता है, जी ये शायद ईरान में जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी एक असेंडेंसी को दिखा रहा है, कि निर्णय वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेने शुरू कर दिए। वहां के पेजेश्कियान और अरागची और गालिबाफ, ये लोग जो हैं वो निर्णय लेने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। शायद आईआरजीसी को लग रहा है कि उनकी जो जो उनकी दादागिरी थी, जो उनका टोटल कंट्रोल था, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान का इस प्रकार का अड़ियल रवैया उन्हीं के खिलाफ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से यहाँ के हालात बदल रहे हैं पश्चिम एशिया के, पश्चिम एशिया में अमेरिका ने दोबारा अपना अपना स्कोप बढ़ाने के लिए मार्को रूबियो जी को जी वहां भेजा है। जी उसका सर। देखिए असर क्या हुआ अजय, एक सेकंड और। असर ये हुआ कि तुरंत जो है ईरान के जो खलीफे जितने भी हैं, वो पहले दो छोटे खलीफे गए पाकिस्तान, और फिर बड़ा खलीफा गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाकर के उन्होंने बात करी है कि भाई एक इस्लामिक, पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो काफिरों के खिलाफ इकट्ठा हो जाए। काफिर कौन? हम, आप, मैं, सब, एवरीबॉडी। वो, और दूसरी चीज पाकिस्तान ने कहा कि भाई ईरान की जीत हमारी जीत है, ईरान की हार हमारी हार है। और आप मुझे बताएं, आप मीडिएटर हैं, और आप एक साइड को कह रहे हैं कि तेरी जीत तो मेरी जीत है, और दूसरी साइड को आप अंडरकट कर रहे हैं। तो जी ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, हम्म। ये इवेंचुअली ईरान को और किसी को भी, दोबारा मैं कह रहा हूं, किसी को भी हॉर्मुज को बाधित करने का अधिकार नहीं होना दैट्स द चाहिए। पॉइंट सर, प्रिसाइजली यही बात ईरान करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी सूरत में हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाह रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के पास, फिर डिफेंस एक्सपर्ट के पास मैं लौटूंगा। डॉक्टर अजताब जी, अब आप जरा हमें समझाइए। देखिए क्या हुआ है हॉर्मुज में। हॉर्मुज में हुआ है कि अमेरिका ने यूएन को आगे किया, आईएमओ यहां पर पहुंचा, उसकी निगरानी में यहां से जहाजों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, ताकि पूरी दुनिया का ये लगे कि कार्यक्रम है और ये यूएन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आईआरजीसी ने हमला कर दिया। उसने पहले ही चेतावनी दी, कल चेतावनी दी थी कि अगर हमारे बिना किसी बनाए रूट से बाहर से जाएगा कोई, हमारे बिना किसी परमिशन से जाएगा, तो हम उस पर अटैक करेंगे। नहीं माना गया, जहाजों को गुजारा गया और उसने प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया। आईएमओ ने ऑपरेशन रोक दिया है। तो क्या यह दरअसल हॉर्मुज की जंग चल रही है, हॉर्मुज के कंट्रोल की जंग चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। ये हॉर्मुज को कंट्रोल करने, उससे देखिए कई पर्पस सॉल्व होते हैं, एक तीर से कई शिकार, और वो अमेरिका और ईरान दोनों पे अप्लाई होता है। हॉर्मुज जिसके हाथ में है, ये हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि हॉर्मुज आज परमाणु बम से बड़ा हथियार बन के निकला है, और ईरान के पास ये मौका है कि उससे दबाव और कूटनीति बनाए रखे। जिस समय उससे हॉर्मुज निकल गया, उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो भी आप समझौता हुआ है, उसकी चाबी अमेरिका के पास है। एक हॉर्मुज ही है जिससे वो दबाव बना के रख सकता है। इसलिए देखिए कि जैसे, बल्कि मैं तो यहाँ रूबियो के जो गल्फ देशों के साथ मीटिंग हुई है परसों, और उस मीटिंग से ये निकल के आया है कि ओमान अभी बीच का थोड़ा सा लगा रहा था कि शायद वो ईरान के साथ मान जाए टोल कलेक्ट करने में। अब ओमान ने पूरी तरह से अमेरिका और गल्फ के देशों के साथ साफ साफ कह दिया कि हॉर्मुज में टोल कलेक्ट करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और ओमान ने एक नया रास्ता यूएन के साथ मिलकर खोल दिया। इस रास्ते से ही सारे निकलने की कवायद हो रही है। ईरान को इससे खतरा लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि उसका ग्रिप कमजोर हो रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोस्ट प्रोबेबली उसी की तरफ से आया, और ये डराने की, धमकाने की एक उसकी कोशिश है।
ये निश्चित रूप से नाकामयाब होगी। लेकिन इसमें खतरा यही है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आगे नहीं आएगा, कोई भी जहाज इतनी आसानी से जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा अटैक, एक ड्रोन निकल जाए, एक पटाखा चल जाए तो डर तो सबको है, और उसमें इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए कोई तैयार होगा क्या? तो यहाँ पे ईरान और की जो दबाव बनाने की नीति है वो जारी रहेगी। अब इसको कैसे अमेरिका सोल्व करता है, क्या ओमान और खाड़ी के जो बाकी देश हैं वो ईरान के समक्ष खुल के आ जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान ने बीच में एक और पासा फेंका है। उसने 40 अरब डॉलर का एक सालाना रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक उसने खोल दिया है पिटारा, कि भाई ओमान या गल्फ के और देश अगर साथ में आए, बल्कि उसने चाइना तक को ऑफर दे दिया है कि अगर ये हॉर्मुज को इसे रास्ते से चलाने के लिए इस तरह से हम टोल कलेक्ट करेंगे अलग अलग नामों से, उसमें पर्यावरण की बात, सुरक्षा की बात है, रक्षा की बात है, तो इससे सबको फायदा होगा। अब ये क्या तैयार होंगे गल्फ के देश, क्या चाइना इसमें कहीं आएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल ईरान इसको छोड़ने से बाज नहीं आएगा और कोशिश उसकी जारी रहेगी। तो फिर सवाल इसमें ये उठता है कर्नल एस के मलिक साहब कि क्या ईरान वाकई इस पर कंट्रोल हॉर्मुज पर बनाए रख पाएगा? उसकी मिलिट्री माइट ऐसी है। हालांकि हमने देखा है पिछले 3-4 महीनों में एक बार जो बंद किया ईरान ने हॉर्मुज को, तो ट्रंप कुछ भी कर गए लेकिन नहीं खुलवा पाए। अनटिल एंड अनलेस की समझौता किया, सीज फायर किया एक तरफा, और समझौते के टेबल पर पहुंचे और करीब करीब ईरान के सारे कंडीशंस को मान बैठे, तब जाकर हॉर्मुज खुला है। तो क्या आपको आगे लगता है कि अगर ईरान चाहेगा तो उस पर अपना कंट्रोल बरकरार रख पाएगा? अजय जी और प्रेरणा जी और सभी को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। सर देखिए, जो ये एमओयू हुआ है, हम डे 1 से आपके प्लेटफॉर्म पे भी आके ये कह रहे हैं, ये एक टेम्परेरी फेज है। इसमें कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा फाउंडेशन पिलर हमें नजर नहीं आता कि जिसमें यानी देती है कि उसकी समझ और सोच। राइट सर, प्लीज गो ऑन। जी या तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखिए, कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इसकी फाउंडेशन गहरी है और उसमें कुछ रिलायबिलिटी फैक्टर आपस में इन्वॉल्व है। दरारें इतनी ज्यादा हैं कि एक दूसरे के स्वार्थ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अभी आप ये समझिएगा कि हॉर्मुज ही एक ऐसा, हॉर्मुज तो बल्कि इकोनॉमी बन चुका है ईरान की। अगर हॉर्मुज पे कंट्रोल है तो उसको इकोनॉमी चलेगी, हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं है तो उसको इकोनॉमी उसकी नहीं चलेगी, फिर अमेरिका के कंट्रोल से चलेगी। और अमेरिका ने यही तो दांव खेला। मिलिट्रीली जब वो हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाया, आगे उसके जो यूएसएस शिप्स हैं वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने इनडायरेक्टली कान पकड़ने का दूसरा तरीका अपनाया कि किसी तरह से पहले हॉर्मुज को एक्टिव कराइए, सो दैट उनके ऊपर जो उनके मित्र राष्ट्र हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनका प्रेशर कम हो, उनकी व्यवस्था चले और उनकी व्यवस्था में पैसा आना शुरू हो। और यही बात ईरान को लगती है। ईरान इस बात को कहते हैं ना, डाल डाल पात पात वाला खेल चल रहा है। ईरान बड़ी माइन्यूटली देख रहा है कि कहीं ये शिप अगर जो डेजिग्नेटेड लेन है, जो हॉर्मुज में ईरान के तट के पास से होकर गुजरती है, जो वहां से उन्होंने डेडिकेट किया है, और ये कहता भी है, वो देखा जाए इनफॉर्मली, कि जो माइनिंग एरिया है, जहां पे जो सी माइंस लगाई है वो ओमान की तरफ लगाई है, वहां से मत जाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो एक्टिव ऑपरेशन के दौरान भी अपने आप को साइलेंट करके वहां से निकले हैं, यानी शैडो फ्लीट जिसको बोल देते हैं। तो उस कहानी को देखते हुए ईरान को लगता है कि अगर ओमान की तरफ से निकलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जो ये एक तरह से जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो फेल ना हो जाए। और यही बात है कि अमेरिका लगा हुआ है ओमान को अपने पक्ष में लाने के लिए, कि ओमान को ये समझाने के लिए। और जैसा कि वक्ताओं ने बताया, शायद ओमान इस बात को जरूर कंसीडर करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल दादागिरी हो जाएगी, एक तरह से ब्लैकमेलिंग है कि या तो मेरे पास चाहिए, पैसा दीजिए तब जाइए, नहीं तो नहीं। तो बात तो वहीं की वहीं आ गई, जो एक्टिव ऑपरेशन के दौरान बात थी वहीं की वहीं बात आ गई है। इसी के साथ साथ ईरान की जो इकोनॉमी है, दे रिक्वायर मनी बैडली। ये बात सही है। उनकी सबसे बड़ी एक्चुअली जो पॉजिटिव पॉइंट मैं समझता हूं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग कहूंगा, कि वो अपने अंदर से अपने डैमेज की खबरें बाहर नहीं आने दे रहे, उनका कितना डैमेज हुआ है। लेकिन जो लोग जो लोग विषय के जानकार एक्सपर्ट है, उनका मानना है, और मैं भी ये समझता हूं कि ईरान के अंदर डैमेज बहुत हुआ है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी डैमेज हुआ है, और इसके लिए दे रिक्वायर मनी इमीडिएटली। सोसाइटी उनकी काफी त्रस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जब देश पर कोई बाहर आक्रमण करता है कि वहां की जनता एक तरह से
सेंटिमेंट के तहत नारे लगाने लगती है, जैसे आज भी बताते हैं वहां पे नारे लग रहे हैं। चलो आज उनका फेस्टिवल भी है, लेकिन मेरा कहना मतलब है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा ईरान को, तो राइट सर। उसको कुछ रास्ता बीच करना अपना पड़ेगा। आप ये ब्लैकमेलिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर नहीं चला सकते। एक मेरे ख्याल से एक पॉइंट अजय जी और यहां पर डालना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो ऐसे स्पेशल केसेस है, यूएन क्लोज कहता है कि आपका यानी 18 जो किलोमीटर है, यानी 12 नॉटिकल माइल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 नॉटिकल माइल तक किसी देश का पूरा कंट्रोल होता है वाटर्स के ऊपर। लेकिन यहां तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब है तकरीबन 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ओमान को दे दे, 18 किलोमीटर ईरान को दे दे, 36 किलोमीटर जो होता है, और पूरा हॉर्मुज ही 34-35 किलोमीटर का, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो क्रिटिकल जो केसेस हैं, पनामा वाला हो गया, ये हो गया, तो यहां पे आई थिंक कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कंसेस बनाने की जरूरत है। और वैसे तो यूएनओ डिफंक्ट है, पर फिर भी अगर यूएन के लेवल पर सिक्योरिटी काउंसिल लेके बात लाई जाए कि ऐसे केसेस फ्यूचर में ब्लैकमेल का शिकार ना बने, उनके लिए एक इंटरनेशनल कॉरिडोर डेडिकेटेड दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, और इसको शायद अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब जनरल साहब, अब आपके पास आता हूं एक अगले सवाल के साथ। जो हमने अभी खबर बताई उसमें एक और बात है, जो 12 अरब डॉलर अमेरिका दे रहा है। अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी किसानों के उत्पाद को खरीदेंगे, केवल दवाइयां और अनाज खरीदा जाएगा, और वो भी अमेरिका से ही, जिसको ईरान ने दो टूक ठुकरा दिया, कह दिया कि नहीं, ये आप कौन कहने वाले होते हैं, कॉम्पिटिटिव होगा तो हम खरीदेंगे, वरना हमें जहां सबसे कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, ये पैसा एक बार हमारे पास आए तो हमारा है। अब देखिए, पॉइंट यहां पर यह हो रहा है कि ईरान, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसा आपने कहा कि ईरान को अपनी माली हालत सुधारने की जरूरत है, ईरान कमजोर है, ईरान खुद को रिवाइव कर ले, ये बातें तो ईरान बखूबी जान रहा है। लेकिन यहां ईरान को इन सब चीजों की फिक्र लगती नहीं है। लगती है, साफ लग रहा है कि ईरान अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर देना चाहता है, और वरना नहीं तो आ जाओ युद्ध के मैदान में, जो 40 दिन तक किया अमेरिका ने। तो यहां तो पूरे ताकत का खेल चल रहा है। हु विल डोमिनेट गल्फ? अजय मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर, ये जिहादी मानसिकता है। जिहाद से जन्नत तक का जो सफर है वो बात है ये। इसका मैं जवाब अजय आपको दूंगा। एक लाइन जो कल मलिक कह रहे थे उसके बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने मैरीटाइम डोमेन में बहुत काम किया है। जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा, 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं। तो अगर दो देशों के बीच का डिस्टेंस अगर 24 नॉटिकल माइल से कम है तो वो आधा आधा बांटा जाता है, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में, और कई बहुत, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर कि इस प्रकार से है, आधा आधा। उसके अलावा वो आपका टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन फिर भी अगर वहां से कोई स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मार्ग गुजरता है तो वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, जिसको कि दोनों में से कोई भी राष्ट्र चैलेंज करके उसको बाधित नहीं कर सकता। यह अंतरराष्ट्रीय नियम एग्जिस्टिंग है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ईरान जो कर रहा है वो सरासर गलत और सरासर नाजायज है। और जो ईरान, अब इस बात में ये फिर बार बार कह रहा हूं कि उनको पता नहीं पड़ रहा है कि इतना बेहतर मौका मिला है, वो किसी पाकिस्तान के बहकावे में आकर के पाकिस्तान उनको हवा दे रहा है कि भाई देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान के पास डॉलर्स कब आते हैं, जब परेशानी होती है, जब कन्फ्लिक्ट है तब पाकिस्तान के पास डॉलर आएंगे। ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया तो पाकिस्तान को कौन पूछेगा? तो वो चाहता ही नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का रोल इस रोग देश ने प्ले किया है। कल का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या बोला है शहबाज शरीफ ने, और ये एक तरफा अमेरिका को पता नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, या उर्दू नहीं समझ में आ रही, या हिंदी पर जनरल साहब, पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि हाउ विल यू स्टॉप, हाउ यूएस ट्रंप विल स्टॉप ईरान, या आईआरजीसी कह लीजिए, ईरान भी छोड़ दीजिए, आईआरजीसी को आप रोकेंगे कैसे? वो एक प्रोजेक्टाइल छोड़ देगा, पूरा हॉर्मुज ठप हो गया, आईएमओ को सस्पेंड करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। भाई मैं आपको यार अजय, आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए। कल को तो ये कह देंगे कि मैं फुजेरा से भी आपका तेल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि फुजेरा की वजह से हॉर्मुज बाईपास हो रहा है, तो फुजेरा भी वहां नहीं कर सकते। फिर वो सऊदी अरब में कहेगा कि आपकी ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उससे भी तेल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहां से तेल जाएगा तो फिर हॉर्मुज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आप यहां से इस रास्ते से गुजरिए और अगर आप इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे तो मैं आपको मारूंगा। ये दिस इज इलॉजिकल। एक सेकंड, और ये ईरान को समझ में नहीं आ रहा है।
पूरी दुनिया उनके खिलाफ होती जा रही है। मेलोनी का स्टेटमेंट आ गया है, फ्रांस वाला, जर्मनी कुछ कह रहा है, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी इसके, इस रोग जिहादी देश के। ये बात इनको समझने की आवश्यकता है। और कितना भी ये कहते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 40% ईरान डिस्ट्रॉय हो चुका है, 40%। एयरफोर्स नेवी कितना नुकसान हुआ है सब जानते हैं। ये तो 300 बिलियन है और उसके बाद भी आप देखिए इनका कि 300 बिलियन आएंगे तो उससे हम हमास को आर्म करेंगे। ये ओपन स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। आप क्या दुनिया देख रही है, मुझे आप बताएं कि Right, हम sir. एक आतंकवादी Last संगठन minute को we have- देखने की। राइट जनरल साहब, लास्ट मिनट वी हैव। अजिताभ जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। अजिताभ सर, तो फिर ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट में सजा कर सब कुछ देने को आमादा है कि ताकि उनकी जान छूटे, इजराइल का जो हो, हॉर्मुज का जो हो, दुनिया का जो हो, उनसे उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं है। तो कहीं वो हॉर्मुज भी तो देख के नहीं चले जाएंगे कि भाई तू रख ले, मुझे यहां से जाने दे? क्या व्हाट्स द वे आउट? देखिए अजय जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये ट्रंप पे भरोसा ही नहीं है किसी का, चाहे वो ईरान हो चाहे दुनिया हो। और खास करके अभी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, एक तरफ तो $700 मिलियन का वो जेट इंजन बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका नहीं होता तो तुर्की ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद कर देता। ऐसे उलूल जुलूल स्टेटमेंट वो जो दे रहे हैं, इससे आखिर उन पे भरोसा कौन करेगा, कैसे करेगा, जब इजराइल जो उनका सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का सहयोगी है उस पे इस तरह के बयानात देते हैं, उसको धमकी भी दे रहे हैं और उस पे इस तरह के एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। तो ईरान का तो मन बढ़ेगा। और ईरान ने जो अभी खेल किया हॉर्मुज का, देखिए उसका एजेंडा क्लियर है कि भाई एक तरफ पैसे कमाओ, $40 अरब का वो प्रपोजल दे रहा है, सालाना कमाएगा, दूसरी तरफ उसका हॉर्मुज पे जो पकड़ है वो और बढ़ जाएगा। तो क्या इतनी आसानी से छोड़ देगा? ये राष्ट्रपति ट्रंप की जो कूटनीति रही है और जो दबाव की नीति रही है, उसमें गैप की वजह से, जो सरेंडर और ब्लंडर की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका से उसके अपने सहयोगी दूर चले गए हैं और ईरान अभी भी सटने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी फ्रेजाइल है ये मामला, इतना एक तरह से कहिए गंभीर बना हुआ है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल वो कहते हैं ना, तनाव है बट स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ तो नियंत्रण कब अनियंत्रित हो जाए और एक छुट्टा सांड बन के ईरान आगे निकल जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर युद्ध की संभावना भी बन सकती है। ट्रंप पे भरोसा नहीं है, ट्रंप के पास ताकत है, वो ताकत की आजमाइश करने से चूकेंगे नहीं। अपने जो भी उनके इरादे हैं उस पे वो कायम रह सकते हैं। जी, मुझे तो आपने जो डॉक्टर अजिताभ आपने जो बताया, मुझे कहीं मैंने अपने किसी एक्सप्लेनर में ये बात हाल के दिनों में रखी है। मुझे लग रहा है कि नवंबर तक का समय निकालना चाहते हैं ट्रंप, उसके बाद एक भयानक युद्ध फिर से इंतजार कर रहा है, क्योंकि चीजें इतनी उलझ गई हैं और आमने सामने की हैं। एक बार मिड टर्म इलेक्शन खत्म और उसके बाद देखेंगे महाविनाश वाला युद्ध। शायद मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, दुनिया नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, लेकिन जो हालात हैं वो इशारा जरूर कर रहे हैं। आज आपने जो कहा कि हो सकता है कि फिर से युद्ध छिड़ सकता है, जो जनरल साहब कह रहे हैं कि ईरान जो कर रहा है वो कतई से लॉजिकल नहीं है, तो फिर इन सारी चीजों के बीच में रास्ता क्या बनता है कि फिर से एक बार आखिरी तौर पर युद्ध के जरिए ही तय हो पाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है के बीच के फर्क को